नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। राजनीति को समर्पित, अर्थनीति अर्थशास्त्र को समर्पित हमारा यह प्रोग्राम हर सप्ताह आपके समक्ष हम लेकर आते हैं और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो इस प्रोग्राम के सूत्रधार, इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं, वो हैं पूर्व मंत्री, राजनीति के चाणक्य और राजनीति में लगभग 6 दशक का लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले चंद्राजीत सिंघवी। हम सिंघवी साहब के पास चलें इससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि राजनीति को समर्पित हमारा जो कार्यक्रम है, इसमें हम सप्ताह भर में जो कुछ हलचल राजनीतिक गलियारों में, पॉलिटिकल गैलरीज में, जिसे हम विरासत से ऐसे ही बोलते आ रहे हैं, पॉलिटिकल गैलरीज, और बाद में इसका सियासत के गलियारे, ये शब्द असल में आता तो कहीं और से है और इसके गहरे मायने होते हैं, लेकिन अब ये प्रचलन में है, इसलिए हम भी उसी को इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि पॉलिटिकल गैलरीज में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है। आज के कार्यक्रम में हम खास तौर पर बातचीत करने जा रहे हैं कि राजस्थान में आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, किस तरह की तस्वीर बनती जा रही है और किस तरह से नया अध्याय लिखा जा सकता है या कि पुराने अध्याय में कुछ कांट छांट हो सकती है। इसको लेकर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ ही कुछ अन्य मुद्दे हैं जो चर्चा में रहे हैं, उनके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और हम चंद्राजीत सिंघवी का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले हम बातचीत करना चाहते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई, जो सिमी ऑर्गेनाइजेशन जो बना था, प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन था, उन्हीं के लोग पीएफआई में आकर देश में आतंक फैलाने, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने, शांति सुरक्षा में बाधा डालने के लिए यह पीएफआई बना। इसके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया और सरकार ने पूरा डोजियर तैयार करा के, छापेमारी करा के करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया और इसके बाद पीएफआई के ऊपर बैन लगा दिया। इसी के साथ एक मुद्दा हम आपके सामने और रख रहे हैं जो गुजरात से आ रहा है और अहमदाबाद में ये जो जिहादी मुसलमान हैं, ये गरबा पांडालों में घुसते हैं और वहां पर पकड़े भी गए और इस बार इनकी अच्छी खासी धुनाई भी हुई। वहां पर जो जागरूक लोग हैं उनमें वीएचपी के लोग भी हैं और बजरंग दल के लोग भी हैं। ये 2 घटनाएं आपके समक्ष रख रहे हैं और हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि पीएफआई की तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका क्या इलाज है आगे, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि ये रुक जाएगी हरकतें, पीएफआई के नाम पर कोई और ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। और गरबा को लेकर आपका क्या ख्याल है कि ये जो उत्पाती लोग हैं, ये जो बदमाश लोग हैं, ये घुसते हैं वहां हमारी महिलाओं के साथ, हमारी युवतियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं? जी बोलिए। आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरी? जी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपने मुझे पूछा पीएफआई के बारे में। केरल में कांग्रेस ने सिमी को प्रतिबंधित किया था, याद है आपको? इसको ऐसा प्रतिबंधित करो कि सिमी के और पीएफआई के लोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवादियों के संरक्षण, उनके समर्थन, उनके पोषण, उनके भरण और उनकी ताकत बन जाते हैं, उन्हें हमेशा के लिए जमीन में गाड़ देना चाहिए, नेस्ते नाबूद कर देना चाहिए। ये देश है, मजाक नहीं है। देशद्रोहियों को आवरण बदल बदल कर, शीर्षक बदल बदल कर, अपना नाम बदल बदल कर, उनके परिप्रेक्ष्य में आकर के देशद्रोह का काम करने की कोई छूट नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया मोदी जी, आपने इसको प्रतिबंधित कर दिया। 300 आदमी गिरफ्तार हुए। अगर जरूरत पड़े और 3 लाख भी गिरफ्तार करना पड़े तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसे देशद्रोही, पाखंडी और आतंकवादियों के समर्थकों को इस देश के अंदर ऑक्सीजन की 1% मात्रा नहीं मिलनी चाहिए। सिमी को आकर जब किया था प्रतिबंधित तो हमने कांग्रेस के काम की प्रशंसा की थी। यही सिमी के कार्यकर्ता रंग बदलकर, रूप बदलकर, अपना सर्वनाम और विशेषण बदलकर किसी भी नाम में आए, इन पर तो कड़ी नजर रहनी चाहिए। आज इन्होंने पीएफआई नाम रखा है, कल ये जीएफआई नाम रख देंगे। इनका पीछा होना चाहिए। हमारी आईबी, रॉ और इंटेलिजेंस के लोगों को ऐसे लोगों के प्रति एक एक क्षण का पीछा करते हुए इनके कार्यकलापों का ध्यान रखना चाहिए। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं, ये कोई सामाजिक संगठन नहीं। इनका उद्देश्य क्या है? अरे देश की भलाई के लिए कोई संस्था बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिल में देश की जगह है तो आप यही दिल में आप देशभक्ति का काम करो। और एक संगठन बनाकर, एक ग्रुप बनाकर, एक टीम बनाकर, एक योजनाबद्ध तरीके से
आतंकवादियों के समर्थन के लिए इनडायरेक्ट या डायरेक्ट काम करते हो, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न था आपका गरबा। गरबा हमारे हिंदुओं का धार्मिक प्रोग्राम है। हमारे यहाँ भाई बहन आपस में इंडिया से खेलते हैं, माँ बेटे खेलते हैं, दादा पोता खेलते हैं। ये प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। अब हिम्मत देखिए ना कि नाम बदल करके कुछ अल्पसंख्यक लोग इसमें घुस जाते हैं। क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे खेल में, तुम्हारे कूद में ऐसा कोई विचार है ही नहीं, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है कि जिसका हल करने के लिए आप भी गरबा में शामिल आओ। भाई सुनिए, क्यों आना चाहिए आपको हमारे संस्थान में? गुजरात में पकड़े गए छद्म नाम से आने वाले लोग और उनकी जम के धुलाई हुई। मैं कहता हूं धुलाई कम हुई है, और ज्यादा होनी चाहिए थी। हमारे गरबा के प्रोग्राम में आने वाले खास आप क्या मानते हो? वाई आर यू कमिंग हियर? हम आपके हज के प्रोग्राम में तो नहीं आते, हम आपके किसी भी प्रोग्राम में इस प्रकार से नाम बदल कर नहीं आते हैं। तो आपको हमारे गरबा के प्रोग्राम आने की जरूरत, जहां हमारी औरतें, बहन, भाई, बेटी, दादा, पोता, पोती सब खेलते हैं, उसके बीच में आप आ गए और नाम बदल कर आ गए। देखिए इनके निष्ठा की सीमा देखिए, आप इनकी हिम्मत देखिए। धन्य हो बजरंग बल और हिंदू संगठन जिन्होंने जमकर इनका पता लगाने के बाद पिटाई करी। पिटाई कम की है ऐसे लोगों को जो देशद्रोह का, जो धर्मद्रोह का काम करते हैं, जो धर्म विरोधी काम करते हैं, जो हिंदुत्व का अपमान करते हैं। राष्ट्रीयता का अपमान से ज्यादा बड़ा अपमान है हमारे धर्म का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, हमारी संस्था का अपमान, हमारे संस्कारों का अपमान, और उनको सजा मिलनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि गुजरात के अंदर ये लोग पकड़े गए, इनकी पिटाई हुई, लेकिन पिटाई से काम नहीं चलेगा। इनको तो ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आगे जीवन में ऐसा करने का प्रयास न करें। इसके लिए इनको कड़ी सजा भी होनी चाहिए, कानूनन सजा होना चाहिए कि जो भेष बदल कर एक धर्म के प्रोग्राम में आकर के उस धर्म के प्रोग्राम का आनंद उठाने की आड़ में जो अपनी वास्तवात्मक दृष्टि से हमारी माता बहनों को देखते हैं, उन्हें जेल में भेज देना चाहिए और कड़ी से कड़ी जेल में पिटाई होनी चाहिए। ये देश की जरूरत है। आज हमारे देश में हिंदुत्व की जरूरत है, हमारे देश के अंदर धर्म की जरूरत है, हमारे संस्कारों की जरूरत है, हमारे सनातन। ठीक कहा आपने। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट उठाई है। और बात यहां यह है कि गरबा के जितने भी पांडाल होते हैं हमारे, वहां पर भगवान की, हमारे आराध्य की मूर्ति रखकर उसके चारों तरफ ये कार्यक्रम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूजा का कार्यक्रम है, ना कि कोई खेल का कार्यक्रम है। ये कोई मनोरंजन नहीं है। ये भगवान के लिए, भगवान के निमित्त भजनों के ऊपर ये नृत्य का एक कार्यक्रम होता है। उसमें नृत्य हमारी आस्था का प्रतीक है ये। हाँ, हमारे तो धर्म का प्रतीक है, हमारे सनातन नीति का प्रतीक है। इसके अंदर कोई गैर आदमी आ जाए और आकर के उच्छृंखलता करे, कैसे टॉलरेट की जा सकती है? नहीं की जा सकती। इसमें एक और मैं वही आपकी बात पे जोड़ रहा था कि जब हम तो यहां भगवान की उपासना का काम करते हैं, आपके तो पैगंबर के अपमान पर ही आप सिरतन से जुदा करते हो। बिल्कुल ठीक कहा सुभाष जी आपने। पैगंबर ये अपने कार्यक्रम को तो अपने धर्म के आवरण में सुरक्षित रखना चाहते हैं, और हमारे सुरक्षित धार्मिक कार्यक्रमों को ये डेड करना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है और इसकी सजा होनी चाहिए, इसकी कानूनन सजा होनी चाहिए कि आप एक धर्म के कार्यक्रम के अंदर और ये जो देखिए ना, कैसे चले जाए। इस्लामिक जितने भी देश हैं जहां इस्लाम का चलता है, वहां पर जरा सी बात के लिए आदमी को खत्म कर दिया जाता है, मौत की सजा है। यदि किसी ने जरा सी भी कोई बात कह दी तो ब्लास्फेमी लगाकर, ईश निंदा लगाकर और उसको मार दिया जाता है। और यहां पर आप खुलेआम, आपको जब आप ये कह रहे हो, अगर वहां पर कोई अधर्मी आदमी टेढ़ी आंख से उनकी स्त्रियों को देखे तो उसकी आंखें निकाल ली जाती है, हाथ लगे तो हाथ काट दिए जाते हैं। ऐसी कड़ी से हमारा धर्म कितना लचीला है, हम कितने टॉलरेंट हैं, हम कितने स्वीकारी करते हैं आदमियों को। आप सोचिए आप, और फिर आप फैसला करिए। क्यों नहीं इनके साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और कोई हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। आपने सही कहा। भारत का जो संविधान है, भारत की जो सेकुलर व्यवस्था है, ये एक अलग चीज है। बाकी धर्म दंड जो है ये भी निर्धारित होना चाहिए। जैसा कि शिर्क की और कुफ्र की सजा मौत है, इसी तरह का इसमें भी कोई प्रावधान होना चाहिए। आप जब मूर्तियों को मानते नहीं हैं,
मंदिरों में जाते नहीं हैं, उपासना पद्धति को हे दृष्टि से देखते हैं, हमारी मूर्तियों के ऊपर पेशाब करते हैं, उनको खंडित करते हैं, तो आपको वहां जाने का क्या अधिकार था? ये आपने राइटली पॉइंट आउट किया। कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं, दुस्साहस है, ये साहस भी नहीं, दुस्साहस है, ये ओवर करेज है। क्योंकि इन्होंने सोचा क्या है, हिंदू टॉलरेट कर लेगा। वो भूल गए कि जब हिंदू विद्रोह करता है तो भीष्म पितामह से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और धज्जियां उड़ा देता है। पिटाई में बच गए आप, ये बहुत बड़ी बात है। केवल पिटाई नहीं, सजा इससे कड़ी होनी चाहिए, कानून सजा होनी चाहिए, सबक मिलना चाहिए, पुलिस को भी इस पर करना चाहिए, न्याय पद्धति को इस पर काम लेना चाहिए, इसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए वहां तक जहां पर ये कानून इस तरह के ये जो टांगते हैं ना, उस तरह से वहां पहुंचना चाहिए ये मैसेज। ये बात आपने सही कही। आगे चलते हैं, और बात जब चल रही है देश में इस तरह के माहौल की, अब दूसरी तरफ एक माहौल बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस के आला कमान माने जाने वाले नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और दक्षिण भारत में इन दिनों सुनने में आ रहा है कि उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, वो उत्साहित हैं। आपको क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम है ये कांग्रेस के लिए कुछ फायदेमंद होगा, या कि कांग्रेस जैसी है वैसी? ये फायदेमंद कांग्रेस के लिए होगा या नहीं, और राहुल गांधी के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए फायदेमंद होगा। राहुल इतनी मेहनत के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हालांकि भारत जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत तो जुड़ा हुआ है। यह यात्रा और भी ज्यादा प्रभावशाली होती यदि इस यात्रा का नाम कांग्रेस जोड़ो यात्रा होता। मगर भारत जोड़ो यात्रा करके आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को एकत्रित करने का वही काम किया है तो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और हिंदू समाज किया करता है। इसलिए इसकी आलोचना नहीं की जा सकती। राहुल इज डूइंग ए गुड जॉब। इतनी मेहनत के साथ जाता है, लोगों से मिलता है, शारीरिक परिश्रम करता है। उसने कभी भी वहां पर कोई एंटी हिंदू, एंटी राष्ट्र और एंटी धर्म की बात नहीं की है। हिंदुत्व को जोड़ने की बात इनडायरेक्टली कांग्रेस के मुंह से निकलती है तो मुझे 4 गुनी खुशी होती है, क्योंकि यह हिंदुत्व भारत जोड़ो का काम हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था, और राहुल गांधी ने इसको अपने हाथ में लिया है। इतनी प्रशंसा की जा राहुल गांधी की उतनी कम है, और इसका लाभ तो कांग्रेस को होगा, इसका लाभ हरेक को होगा, इसका लाभ देश को होगा, इसका लाभ भारतीयता को होगा, इसका लाभ हमारी संस्कृति को भी होगा। भारत जोड़ने के कार्यक्रम के अंदर हर जगह जाएंगे, कई जगह धर्म आएगा, कई जगह मंदिर आएगी, राहुल जी सब जगह जाएंगे। मंदिर और धर्म का ठेका केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, यह चुनौती है उनके धार्मिक प्रचार को। यह धर्म का प्रचार हर एक का अधिकार है, सबका अधिकार है, सबकी नीड है, सबकी आवश्यकता है। आई कॉम्प्लीमेंट राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा। ठीक बात कह रहे हैं आप। अब भारत जोड़ो तो एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ आप देखिए जरा, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है। अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, जो खास लोग थे उनको छांटा गया, शॉर्टलिस्ट किया गया कि आप आइए अध्यक्ष बनिए, वो बनने के लिए तैयार नहीं है, वो भागते रहे। और अल्टीमेटली यह माना जा रहा है कि अब नए चेहरों को, जो हाशिए पर चले गए थे राजनीति के, उनको लाने की एक मजबूरी जो है वो कांग्रेस के सामने आ गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष कल ही मिल जाएगा या कि इसके लिए चुनाव होंगे? आपको मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं मिलेगा, पर राष्ट्रीय स्तर पर मनमोहन सिंह मिल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हो या ना हो, केवल और केवल गांधी परिवार ही रहेगा, या जो भी आएगा वो राजीव गांधी परिवार के इशारे पर चलेगा। और दूसरा ये, अब दिग्विजय सिंह जी का नाम आ रहा है, पहले अशोक गहलोत का भी नाम चला था थोड़े दिनों तक, खड़गे का नाम चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस में कोई महत्व तभी होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टाम्प पैड नहीं रहेगा, मोहर नहीं रहेगा, सील नहीं रहेगा, और ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इस मामले को इतना वक्त देना, इतना टूल देना, इतना प्रचार करना, इतनी तलाश करना, इसका कोई अर्थ नहीं है। किसी को बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या तकलीफ है, क्या फर्क पड़ता है इससे? राष्ट्र के अंदर कांग्रेस का सारा फैसला 3 लोग करेंगे, भाई बहन और माता, राहुल, प्रियंका और सोनिया जी। उनके इशारे पर जो नहीं चलेगा उसको उठा के फेंक दिया जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की आड़ में और राजनीति चली थी, उसके बारे में आप बात करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुद्दा ही नहीं था, किसी को बढ़ा सकते थे,
कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी चलिए चलाता है? उसके पार्टी जो तो सोनिया गांधी उसके और इसका परिप्रेक्ष्य परिवार में जो चलाता है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक ड्रामा हुआ और जिसे बगावत माना गया, जिसको अनुशासनहीनता कहा गया, वो राजस्थान के सीएम की कुर्सी को लेकर जो अभी हाल में संडे करेक्ट के बाद करेक्ट, टोटली करेक्ट। आप सही कह रहे हो सुभाष जी। सवाल यह है कि राजस्थान के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का उदय हो गया जिसके पीछे हजारों की तादाद में लोग भागने लगे, जिसकी अपनी ताकत बन गई, जो जहां जाता है हजार हजार गाड़ियां पीछे चलती है, वो लोकप्रिय हो गया, सर्व जातियों में प्रिय हो गया, और उसके साथ में किया गया वादा पूरा न हो रहा था, इसलिए अंदर ही अंदर अंतर्व्यथा थी। उस आदमी को एडजस्ट करने के लिए ये सारी नौटंकी की गई। उस आदमी का नाम है सचिन पायलट। आज से सचिन पायलट कांग्रेस में पहला लोकप्रिय आदमी पैदा हुआ है। कोई जमाने में ना थोड़ा मिलता हुआ करता था उस तरह उस आदमी को लाने के लिए एक प्रयास चला। उस आदमी को लाने के लिए प्रयास चला तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद का उसको वादा था, राहुल गांधी का वादा था, प्रियंका का वादा था, सोनिया का वादा था, मगर अशोक गहलोत की पकड़ होने के कारण वो वादा पूरा नहीं हुआ। तब 2 ऑब्जर्वर भेजे गए। उन ऑब्जर्वरों ने आकर के यहां पर जब अपना काम चालू किया, एक अलग ही नौटंकी पैदा हो गई। उनको इतना ज्यादा जलील किया यहाँ के विधायकों ने, मुख्यमंत्री के समर्थकों ने, कि वो राहुल गांधी को किसी भी हालत के अंदर इस बात पर अड़ी हो गए कि सचिन पायलट तो बनना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? उन्होंने कहा कि इसने एक बार गद्दारी की थी, तो ये गद्दारी तो आप लोगों ने कर ली ना। आप कौन से खुददार साबित हो गए? 30 साल तक खुददारी का ड्रामा गद्दारी में बदल गया। इसको क्या कहोगे आप? इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सारा खेल हुआ वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद के कारण हुआ, और 2 यहां पर ऑब्जर्वर आ गए। ऑब्जर्वर सबसे मिल लिए। जब मालूम पड़ा कि ऑब्जर्वरों को मालूम पड़ा कि सचिन पायलट के नाम की अथवा कांग्रेस धारा कमान के नाम की एक पंक्ति का अधिकार दे दिया जाएगा, तब वो इकट्ठे हो गए और वो शांति धारीवाल के बाद इकट्ठे हो गए, जिसके पास 5 आदमी नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो दलाली के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, उसके घर इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर के कहा सचिन नहीं बनेगा, हम विद्रोह कर देंगे। और उन 102 आदमियों में से एक को बनाओ जो कोई जमाने के अंदर मानस में कैद 19 आदमियों के विरोध में अशोक गहलोत की होटल में रहा करते थे। ये बढ़ता भी करता, करोड़ से करोड़ करता बढ़ती गई, और अंत में जाकर के ये हुआ कि ऐसी स्थिति आ गई कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ऑफर किया गया ताकि वो चले जाएं, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाए। अशोक गहलोत बहुत चतुर आदमी है, वो जानते थे उनकी इच्छा ही नहीं वहां जाने की। वो तो जानते थे कि या तो मैं कुर्सी पर हूं, मेरे पास अधिकार है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, नौकर है, चाकर है, आईएएस है, आईपीएस है, अफसर है, सारे लोग हैं। आज तो मैं इनको आदेश देने वाला हूं और वहां जाऊंगा तो सोनिया गांधी से आदेश लेने पड़ेंगे। इस बात को लेकर के अशोक गहलोत के मन में था इसमें इनडिसिप्लिन इतना बढ़ा दिया जाए कि सोनिया गांधी को पुनर्विचार करना पड़े। इसलिए अशोक गहलोत तो तन्नोटी चले गए और पीछे इनके 4-5 छिछोरे छोकरों ने मिलकर के ये नौटंकी कर ली। जब ये नौटंकी कर ली तो कुछ लोग बोले ही नहीं, पर नौटंकी जब सीमा से बाहर हुई और लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं ये आला कमान के मन में अथवा काला कमान के दिल में सचिन की जगह है, तो कुछ लोग वापस काउंटर हो गए और वो वापस इधर से बात करने लगे। इस दौरान अशोक गहलोत को बुलावा आ गया। अब आप देखिए मजेदार बात, मेरे से ज्यादा अशोक गहलोत को मेरा दावा है राजस्थान में कोई नहीं जानता है, उसके परिवार के लोग भी नहीं जानते। तो अशोक गहलोत का ये पता कि मैं 40 साल रहा तो आपको कांग्रेस ने रखा, मैं पावर में रहा, कहा पावर में रहे आप, मैंने सबको निपटा दिया, आपने किसको निपटा दिया? हरदेव जोशी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल बाद तो जाना ही पड़ता है। हरदेव जोशी के बाद में वसुंधरा राजे 10 साल रही, उसको भी जाना था। इधर भैरू सिंह शेखावत जी 10 साल रहे, उनको भी जाना था। और आप कह रहे हैं कि मैंने जादूगरी से बारी बारी तो निपटाया तुमने? 30 साल ये रहे, 40 साल की तेरी राजनीति अशोक, तो बचे तो 10 साल। 10 साल में एक बार परशुराम हरियाणा का वो मत था, तब बड़ी चालाकी से प्रस्ताव पास करके आला कमान ने तुमको बढ़ा दिया। उसके बाद में सेकंड टाइम सीपी जोशी एक वोट से हार गया, इसलिए आप बन गए। और अभी तो सचिन पायलट की पीठ पर खंजर भोंककर आपको बनाया गया, तो आपका क्या अचीवमेंट है? फिर आपने कहा निष्ठा का नाटक किया कि मैं पूरा निष्ठावान रहा। अब आप एक बात बताइए, किसी पटवारी को कलेक्टर का पद दे दिया जाए तो निष्ठावान रहेगा नहीं रहेगा? आपको जिस काबिल थे उससे
10 गुना कांग्रेस ने दिया, इसलिए आप निष्ठा मान रहे। इस बार पहली बार ऐसा मौका आया जब आपको आवश्यकता से ज्यादा न मिलकर आपको मिले हुए में से कुछ छीनने का मौका आया, तो आपने देख लिया कहां गई आपकी खुददारी। खुददारी कहां गई, निष्ठा कहां गई, समर्पण कहां गया, समर्थन कहां गया, सोनिया गांधी के प्रति आस्था कहां गई। इसलिए यह आस्था का नाटक खत्म हुआ। तो अंत में मैंने एक ही लाइन कही है, यह बात सही है, अशोक गहलोत जी, आपने साल 6 महीने के मुख्यमंत्री पद की प्राप्ति करके अपनी निष्ठा की 30 साल की प्राप्ति की नौकरी को खत्म कर दिया। यू आर लूजर, यू आर नॉट गेनर। क्या बड़ा 14 साल रहे हो, 15 साल रह जाओगे, मगर आप गेनर कैसे हो गए? आपकी इमेज का क्या हुआ? आपकी शक्ल, पूरा देश हंसता है, पूरा प्रांत हंसता है, पूरी राजनीति हंसती है, पूरे कांग्रेसी हंसती है। कल तक जय माता जय माता जय माता, कांग्रेस गौ माता, जय माता तो चली गई और गौ माता रहेगी, ये क्या है? इसलिए सब आज सोनिया जी ने जब बात की तब अशोक जी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं लूंगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने की भावना नहीं थी, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की भावना थी, क्योंकि वो सत्ता का पद है, मत का पद है, धन का पद है, दौलत का पद है, स्वार्थ का पद है, प्राप्ति का पद है, दाता का पद है। अब ये तो हो गया, तो आप क्या कहना चाहते? अब क्या होगा? अब सवाल यह है कि अब सचिन पायलट का क्या होगा? इसका मैं जवाब नहीं दे रहा। सोनिया दे जवाब, प्रियंका दे जवाब, राहुल दे जवाब, या कह दे कि सही सचिन, तुम तो केवल नींबू की तरह हो जिसको निचोड़ के रस तो निकाल लिया जाएगा और तुम्हें छिलके की तरह फेंक दिया जाएगा, तो यह अन्याय होगा। अब जब मैं ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं करता, पूरी कांग्रेस एक जहाज है, इस जहाज में कई कैबिन है। जब मुझे मालूम है कि जहाज ही डूबने वाला है, तो मैं इस झगड़े में क्यों पड़ूं कि आपको एक क्लास कैबिन में रखा जाए या 20 क्लास कैबिन में रखा जाएगा। जब पूरा जहाज डूबने वाला है तो हम इस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते। आप रहो सीएम या कोई सीएम रहे, कांग्रेस अशोक गहलोत के रहते 20 से 25 सीट से ज्यादा सीट नहीं लाएगी। हाँ, सचिन आ गया तो चुनाव होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। उनके डेथ हो सीट किसी का बाप नहीं खा सकता। सचिन आ गया तो टक्कर हो जाएगी, और अगर सचिन ने किसी तरह से किसानों को साथ कर दिया तो जबरदस्त टक्कर होगी। अब यह सोनिया का फैसला है कि वो एक व्यक्ति के पद को, विश्वासहीनता को बर्दाश्त करे या ऐसे आदमी को लाए जो चुनाव लड़के चुनाव जिता सकता हो। सोनिया जी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी कांग्रेस के जहाज में एक क्लास कैबिन देगा, आप किसी को बिठा दो, जहाज तो पूरा डूबने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जहाज में कौन कहां बैठा है, कौन एक क्लास कैबिन में बैठा है, कौन 20 क्लास कैबिन में है। कोशिश ऐसी करो, जनता को पता लगाओ कि किसके कैप्टन रहने से जहाज तैर सकता है। अगर ये पता लगे तो मैं कहता हूं आप सफल हो जाओगी, नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और मैं कमजोर लोगों पर अटैक नहीं करता। जब तक अशोक गहलोत के पीछे सोनिया जी की ताकत थी, तब तक मुझे मजा आता था उनके खिलाफ बोलने में। अब जब सोनिया का विश्वास ही चला गया तो मेरी आदत नहीं है बेहोशी और मदहोश लोगों पर अटैक करूं, इसलिए मैं ज्यादा अशोक के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। राइट, तो आपने जाना सुना, यह था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। और सियासी चाल भूचाल में हमारे साथ थे राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री और लगभग 6 दशक का राजनीतिक सक्रिय अनुभव रखने वाले चंद्रराज सिंह भी साहब, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आपसे आग्रह है कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, इसके लिए आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। आपने हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।